हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स क्या थे, हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ऐसे फीचर्स या ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं, जो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते। और अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर इनमें से कोई भी कैरेक्टर एब्सेंट होता है तो वो लिविंग नहीं कहलाता, वो क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग। आपको मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स लास्ट वीडियो में बताए थे। तो जो फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर जो आपने पढ़ना है वो है मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ना है? फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म। एक चीज बेटा आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस 100% लिविंग के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 100% लिविंग्स के अंदर। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कभी भी नहीं पाई जाएगी। तो जितने भी आप नॉन लिविंग पढ़ेंगे या जितने भी आपने नॉन लिविंग जानते हैं उनके अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होती। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, तभी ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर कोई भी इसका एक्सेप्शनल केस होता तो ये डिफाइनिंग फीचर में हम काउंट नहीं करते। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? किसी भी लिविंग थिंग के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब किस किस में पाई जाएगी? सभी प्लांट्स में, सभी एनिमल्स में, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी फंजाई होते हैं, सभी के अंदर पाया जाता है मेटाबॉलिज्म। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमारी बॉडी में? फॉर एग्जांपल हम कुछ भी खाते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने लिपिड खाया, हमने प्रोटीन खाया। जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वो अपने स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। देन हमारे सेल्स उन स्मॉल पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करती हैं एंड हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है आगे की रिएक्शंस के लिए, आगे की जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है उनके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाने में कोई भी चीज प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, हमने क्या खाया? प्रोटीन्स लिए। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा किस में टूटते हैं? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, किस में टूटते हैं? एमिनो एसिड्स में टूटते हैं। प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है और ये भी क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में दो तरह से होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड सेकंड क्या है हमारा? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम बोलते हैं सिंथेसिस। या इसे हम बोलेंगे बिल्डिंग अप रिएक्शन। बिल्डिंग अप रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस क्या है? एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस या बिल्डिंग अप रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन, सिंथेसिस का मतलब क्या है? बनना। किसी भी चीज का बनना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अब नाम बता रहा है सिंथेसिस, तो आपने एक बहुत ही पॉपुलर सी रिएक्शन पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है, सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्या बनाते हैं? खाना, अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या बना रहे हैं? खाना। सिंथेसिस कर रहे हैं ना, यानी कि उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? एनाबॉलिज्म। ठीक, अब बात करते हैं हम कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब आपको नाम बता रहा है ब्रेकडाउन मतलब कि कोई चीज टूट रही है। ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, यानी इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रिएक्शन।
अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिससे कोई भी चीज टूट रही है? तो वो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। कौन सी होती है? रेस्पिरेशन। इसे हम हिंदी में श्वसन क्रिया भी कहते हैं। अब आप कहेंगे श्वसन क्रिया में क्या टूटता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो हम फूड लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, वो क्या करता है, वो टूटता है हमारे बॉडी में आने के बाद, एंड टूटने के बाद हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिविंग की बॉडी के बाहर भी कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस है या मेटाबॉलिज्म है जो किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रही हूँ, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सम metabolic reactions can occur outside the body। इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? लिविंग रिएक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शंस। और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस। क्योंकि ये लिविंग बॉडी के बाहर हो रही है रिएक्शन, यानी कि हमारी सेल से बाहर हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसे? सेल फ्री सिस्टम। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसी कौन सी रिएक्शन जो हमारी बॉडी के बाहर पॉसिबल है, लिविंग की बॉडी के अंदर नहीं है, फिर भी इसे हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग रिएक्शन। क्योंकि जो रिएक्शन लिविंग की बॉडी के अंदर पाई जाती है वो हम बॉडी के बाहर करवा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो उसका ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मिल्क ले सकते हैं, उसमें मिल्क को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स डालिए तो इजिली टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मिल्क को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हो सकती है, लिविंग की बॉडी के बाहर भी पॉसिबल है। क्योंकि लिविंग की बॉडी के बाहर पॉसिबल है इसलिए से सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। यह है एक डिफाइनिंग फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग की बॉडी के अंदर पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं दूसरा डिफाइनिंग फीचर जो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारे चारों तरफ, यानी किसी भी लिविंग के चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उसके अगेंस्ट जो लिविंग बॉडी रिस्पॉन्स करती है, यानी जो भी स्टिमुलाई हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट जब कोई भी लिविंग बॉडी रिएक्शन करती है तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि हमारा सेंसिटिव होना, हमारा सेंसेस को पहचानना, हमें ये पहचानना कि कौन सी चीज से हमें क्या फर्क पड़ता है। बाहर ठंडा हो रहा है तो हमें ठंड लगती है, बाहर गर्मी हो रही है तो हमें गर्मी लगती है, बाहर कहीं कोई कुछ आपके लिए एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा है तो आपको गुस्सा आता है, आप झगड़ा भी करते हैं। अगर आप किसी गर्म चीज के ऊपर अपना हाथ रख दें तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे क्योंकि आपको फील होगा कि वो चीज गर्म है। तो ये सब चीजें क्या है, आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी इन सभी चीजों के अगेंस्ट सेंसिटिव है, यानी कॉन्शियस है, सचेत है। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम सजगता भी कहते हैं। अब कोई भी चीज लिविंग है तो वो अवेयर होगी अपने सराउंडिंग जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन सभी के। अब ये मार्कर है या टेबल कुर्सी है या बोर्ड है, इसके कोई भी आके से मार दे, कोई भी थप्पड़ मार दे इसे, कोई भी आके डंडा मार दे या कोई भी मच्छर आके इसे काट ले तो इस बोर्ड को असर नहीं पड़ने वाला। इस मार्कर के ऊपर अगर आके मच्छर बैठ जाएगा इस मार्कर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही ये मार्कर कोई रिएक्शन करने वाला है। या मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरे हाथ पे आके कोई मच्छर बैठ जाए या कोई इंसेक्ट मुझे काटने लगे तो मैं उसे तुरंत अपनी बॉडी से हटाऊंगी, क्योंकि मैं एक लिविंग थिंग हूँ या कोई भी लिविंग थिंग है तो उसे इन चीजों से फर्क पड़ता है, वो इन सभी चीजों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग्स आर सेंसिटिव। हम कह सकते हैं ऑल लिविंग्स आर सेंसिटिव। किसके अगेंस्ट सेंसिटिव है? स्टिमुलाई के। ठीक है, और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई। और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कॉन्शियसनेस में कि हम अवेयर होते हैं हमारे सराउंडिंग की तरफ, हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है हम उस चीज से अवेयर होते हैं, सजग होते हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल आपने गैस पे कोई गरम गरम कढ़ाई रख दी, इसके अंदर गरम तेल है, आप कभी भी उसके अंदर जाकर हाथ नहीं डालेंगे। गरम कढ़ाई के अंदर आप कभी भी हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि आप अवेयर हैं कि वो गरम है और अगर हमने हाथ डाला तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, जो हमारे हर एक लिविंग थिंग के अंदर, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वो अवेयर होता है। अब कौन कौन से स्टिमुलाई हैं जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं? आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 तरह के स्टिमुलाई के बारे में बताया गया है और 3 तरह के ही स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है फिजिकल स्टिमुलाई, दूसरा होता है केमिकल स्टिमुलाई एंड तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तो केमिकल स्टिमुलाई में आता है पॉल्यूटेंट्स, एसिड्स भी आ सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, जैसे गैसेस हो गई, कुछ बहुत सारे केमिकल्स हो गए। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्री आपको पता है कि पानी के अंदर केमिकल को रिलीज कर देती हैं। केमिकल फैक्ट्री का पानी जब किसी नदी में जाता है तो उसका सारा लाइफ खत्म हो जाती है, प्लांट्स एनिमल सब खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं या वो एसिड्स हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले एसिड्स हैं, वो पानी के अंदर गए तो क्या होगा? एनिमल्स मरने शुरू हो जाएंगे। एक ऑर्गेनिज्म का आपने नाम पढ़ा होगा, हम बोलते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स आपने जरूर सुने होंगे। लाइकेन्स एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गी और फंजाई मिलकर सिम्बायोसिस के फॉर्म में रहते हैं एंड तब बनता है लाइकेन। लाइकेन हाईली सेंसिटिव होता है पॉल्यूटेंट से। अगर कहीं पर भी SO2 का पॉल्यूशन है, यानी कहीं पे भी SO2 ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो उस जगह पर कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता। तो लाइकेन क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने किसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स किया? पॉल्यूशन के, यानी कि पॉल्यूटेंट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स किया और जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा सारा का सारा लाइकेन फिनिश हो गया। ठीक, अब तीसरा क्या है? बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मच्छर आके मेरे ऊपर बैठ जाए, तो मच्छर क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, तो लिविंग है तो क्या हो गया? बायोलॉजी है। अब एक एनिमल ने दूसरे एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कोई असर डाला और उन्होंने आपस में ही रेस्पॉन्स किया, तो वो हो गए बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अब इस कॉन्शियसनेस में एक लास्ट मैं आपको टर्म बताती हूँ जिसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% है, बट सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमंस में, सभी ह्यूमंस में पाया जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम बोलते हैं आत्म सचेतना। आत्म सचेतना जो किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में, ह्यूमंस ओनली। ये चीज आपने याद रखनी है। क्यों पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में? आपने किसी डॉग को फैशन करते हुए देखा है? या आपने देखा होगा कि कोई बर्ड है या कोई और एनिमल है जिसे किसी और की, वो क्या पहन रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, उस बात से कोई असर पड़ता है? ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। सिर्फ ह्यूमंस ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपने बारे में सोचते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम सोशली कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सब किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जिसमें आत्म सचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। तो ये कॉन्शियसनेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आपकी बुक पे एक और दे रखा है कोमा पेशेंट के बारे में। जो कोमा पेशेंट होते हैं उनका ब्रेन डेड होता है, मतलब उनका ब्रेन काम करना बंद कर चुका होता है, लेकिन उनका हार्ट काम कर रहा है, उनके सेल्स काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं करते अकॉर्डिंग टू योर बुक। वैसे अगर हम कहें तो हमने फिल्मों में बहुत देखा है कि अगर कोई कोमा में पड़ा होता है तो कोई आकर आपको कोई बात कहता है तो आंसू टपकने लगते हैं या आपके हाथ हिलने लगते हैं। वो पिक्चरों में, टीवी में बहुत दिखाया गया है। आई डोंट नो ऐसा रियल में होता है नहीं होता है, लेकिन आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है कि कोमा पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो डेड होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उस तक कोई भी स्टिमुलाई का असर नहीं पहुंच पाता एंड ब्रेन हमारी बॉडी के पार्ट को रेस्पॉन्स करने के लिए कोई भी सिग्नल नहीं दे पाते। इसीलिए कहा जाता है जो कोमा पेशेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में कोमा पेशेंट ही ऐसे हैं जो कभी भी कॉन्शियसनेस शो नहीं करते।
अब आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है डायवर्सिटी इन लिविंग। वर्ड को हम क्या बोलेंगे? बायोडायवर्सिटी। देखो, बायोडायवर्सिटी में मैंने आपको पहले ही बताया, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग यानी कि जीव, और डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। तो इसका मतलब क्या हो गया? जीव विविधता। पूरे वर्ल्ड में जो आपको डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, लाइक प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, फंजाई दिखता है, बहुत सारे माइक्रोब्स दिखते हैं, यही है बायोडायवर्सिटी। क्या है बायोडायवर्सिटी? different kinds of plants, animals, microbes, सभी क्या कहलाते हैं? बायोडायवर्सिटी। ठीक, अब आपने ही देखा होगा कि आपके चारों तरफ कितनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। इवन डॉग ही आपने देखा होगा कि कितनी तरह के आपको ब्रीड्स दिख जाती हैं। बर्ड यानी चिड़िया की बात करें तो आपको चिड़िया भी कितनी टाइप की दिख जाती हैं। पिकॉक हो गया, पैरट हो गया, क्रॉ हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया। प्लांट्स कितनी वैरायटी में दिख जाते हैं। यानी आपके सराउंडिंग में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखते हैं। यही क्या है? बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी में इनमें डिफरेंट क्या है, क्यों ये एक दूसरे से अलग है? अब अगर हम बात करें एनिमल की, तो काऊ भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, कैट भी एनिमल है। पर आप कैसे पहचानते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, ये काऊ है? कैसे पहचानते हैं? उनके बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर से। कैसे पहचानते हैं? मॉर्फोलॉजी से। उसकी उसका आकार कैसा है। आपने देखा है कि आप एक गाय में और एक कैट में इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं उनके बाहर के संरचना को देखकर, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखकर। सेकंड, उनके साइज को देखकर आप पहचान सकते हैं। साइज अलग अलग हैं, कलर अलग हो सकते हैं उनके। क्या होगा? इनकी एनाटॉमी अलग होगी, मतलब कि उनका शरीर अंदर से कैसा है, उनका शरीर की संरचना कैसी है, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। और उसका हैबिटेट अलग हो सकता है। आवास या वास स्थान, जहां पर वो रहता है। इनसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, यानी कि आप बायोडायवर्सिटी को पहचान पाते हैं। अब अगर बात करें, आप कहें कि मैम लगभग कितने ही एनिमल्स ऐसे होंगे, या कितने प्लांट या कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक दूसरे से लगे, या हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने ही स्पीशीज पाई जाती हैं। स्पीशीज, सबसे पहले स्पीशीज क्या होती है वो समझ लीजिए। स्पीशीज का मतलब होता है, जैसे कि हम ह्यूमन से हम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस, हम सेम स्पीशीज हैं। आप ब्रीड भी कह सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि जैसे आप डॉग देखते हैं अलग अलग नस्ल के होते हैं, वही स्पीशीज बात हो गई। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कितनी ही स्पीशीज हैं, तो पूरे वर्ल्ड में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। अब सोचो, ह्यूमंस यानी कि होमो सैपियंस सैपियंस एक सिंगल स्पीशीज है, तो हम ही कितने सारे हैं, तो सोचो कितने एनिमल्स हो गए। हम तो स्पीशीज की बात करें, हम एनिमल काउंट की बात नहीं करें। कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 1.7 से 1.8 मिलियन। क्या है? नंबर ऑफ स्पीशीज। अच्छा, ये जो आंकड़ा नहीं, आंकड़ा दिया था IUCN ने। अब इस IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN है, इसी ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 1.8 से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो पूरे दुनिया में पाई जाती है, जिसी की वजह से बायोडायवर्सिटी है। अब मैंने आपको अभी बताया कि बायोडायवर्सिटी में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे, मैंने वो आपको बता दिया, शरीर के आकार से, शरीर देखकर। अब आपने कैसे पता कि ये काऊ है, कैसे पता ये डॉग है? अब आपको तो पता है कि आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिसने भी सबसे पहले इनको डिस्कवर किया, यानी जिसने भी इनको सबसे पहले बताया, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे पहचाना था कि क्या चीज है, कैसे इनका नाम रखा था,
कैसे आप अब जानते हैं कि ये डॉग है, तो सब डिफरेंशिएट किया जाता है टैक्सोनॉमी में। किसमें करते हैं? टैक्सोनॉमी। हिंदी में से हम बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? कोई भी एनिमल जो आपके सामने है उसको पहचानना, उसका नाम रखना, उसको क्लासिफाइड करना कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ पर रहता है, क्या खाता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अब एक इंसान का नाम जो आपको दिमाग में छाप लेना है वो है कार्लस लिनियस, इन्हें हम कार्ल लिनियस भी कहते हैं। जो ये कार्ल लिनियस है ये ही मान लीजिए पितामह है टैक्सोनॉमी के, यानी कि कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत बहुत महान इंसान है जो है कार्ल लिनियस। अब टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ identification, comma nomenclature and classification। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि हम पहचानते हैं। अब आपके सामने कोई नई स्पीशीज आ जाए, कोई नया एनिमल आ जाए, तो आप उसे बाहर से देख के पहले पहचान। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे का जन्म होता है तो आप पहले देखते हैं, उसे देखकर पता करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। तो आपने क्या करा? पहले आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसका, क्योंकि लड़का है लड़की है तो आप नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का हुआ तो राहुल रख दिया, लड़की है तो पूजा रख दिया। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर यानी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन आपने क्या किया? उसको नाम दिया। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। अब नाम रख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। अब कहना नहीं चाहिए लेकिन होता क्या है, लड़की है तो भैया घर के काम कर लेगी, लड़का है तो उसे पढ़ाकर आगे जॉब करवा देंगे या डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, ऐसा सोचा जाता है। खैर अब वो टाइम नहीं रहा, अब हर पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाता है। बट फॉर एग्जाम्पल तो क्या करा? आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका नाम रख दिया, उसके बाद क्या करा? उसको डिवाइड कर दिया कि इसका ये काम है, उसका वो काम है, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको क्लासिफाइड कर दिया। तो यही है टैक्सोनॉमी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसका नाम रखना, उसके बाद उसको वर्गीकृत करना यानी कि उसको क्लासिफाइड करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी जूलॉजी और बॉटनी इसी के ऊपर बेस है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। अब नाम ही बता रहा है कि बाइनॉमिनल मतलब कि दो, नॉमेनक्लेचर मतलब कि नाम, यानी कि द्विपद नामकरण। अब कोई भी एनिमल जो आपने पहचाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा होता है, मैंने अभी आपको बताया, तो अगर लड़का है लड़की आपने पहचान लिया, उसका क्या करा? उसका नाम रखना है। तो आपको अगर ध्यान है तो हम हमेशा कास्ट लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रखा है राहुल कुमार, राहुल सिंह, दो नाम रखे ना। ये सब समझिए कि दो नाम रखे उसके, तो दो नाम कौन कौन से रखे जाएंगे? एक तो होगा उसका जिनस और दूसरा होगा उसका स्पीशीज। ये मैं आपको आगे बताऊंगी जिनस क्या है, स्पीशीज क्या है, वो आगे क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखिए, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में जो पहला नाम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज नेम होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए या बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं। एक है ICBN और दूसरा है ICZN। पहली कौन सी है? ICBN और दूसरी कौन सी है? ICZN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यानी कि
जिसमें हम प्लांट्स के सभी नामों के बारे में जानेंगे, यानी जितने भी प्लांट्स का नाम रखा जाता है वो ICBN के थ्रू ही रखा जाता है। एंड ICZN नाम सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स का नाम है वो इसी ICZN के थ्रू रखा जाएगा, और जितने भी प्लांट्स का नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा ICBN के थ्रू। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी एजेंसीज बना दी हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करके ही हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। सबसे पहला रूल कि जो भी नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में। लैंग्वेज हमेशा कौन सी होगी? लैटिन लैंग्वेज। ये इसका पहला रूल है। अब लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी, मान लीजिए आम का नाम रखना है, आम का बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, जो आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखा है। अब अगर हम बात करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? आम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो। साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। कि चाइनीज में किसी और भाषा में जानते होंगे, जापानीज में किसी और भाषा में। तो अगर हर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फिक्स कर देते, अगर हम हिंदी फिक्स करते तो सभी लड़ते कि अरे हिंदी में क्यों है, इंग्लिश में क्यों है, चाइनीज में क्यों है। तो डिसाइड करके सबने एक ऐसी लैंग्वेज रखी जो थी लैटिन लैंग्वेज, हम डेड लैंग्वेज भी कहते हैं, जो अब यूज नहीं की जाती है, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज को यूज किया नाम रखने के लिए कि आपस में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर होमो सैपियंस सैपियंस है तो होमो सैपियंस सैपियंस के नाम से ही जाना जाएगा। अगर फ्रॉग है तो उसे राना टिग्रिना ही कहेंगे, मैंगो है तो उसे मैंजीफेरा इंडिका ही कहेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ आम है और वहां जाके हम मैंगो बोल रहे हैं। जहां भी बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका, इसका मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं हम? मैंगो की बात कर रहे हैं। तो हमेशा कौन सी लैंग्वेज में होगा? लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड रूल, जो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? जीनस नेम होगा। क्या होगा? हमेशा जीनस का नेम होगा, और हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो सेकंड वर्ड होगा वो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, स्पीशीज नेम। क्या होगा? स्पीशीज नेम। एंड ये हमेशा स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अब हर किसी को क्रेडिट लेना, तो आपने आजकल देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम के आगे उनके नाम लगे होते हैं। अपनी मम्मी का नाम लगा देते हैं, बहुत से लोग अपने नाम के आगे अपने पापा का नाम लगा देते हैं। तो वैसे ही किसी साइंटिस्ट ने कोई भी डिस्कवरी की है, यानी किसी भी चीज का नाम दिया है, तो तीसरा नाम होगा वो हमेशा किसका होगा? डिस्कवरर का, यानी कि उस साइंटिस्ट का। जिसने भी डिस्कवर किया है उसका नाम कहाँ आएगा? आफ्टर स्पीशीज। स्पीशीज के नाम के बाद में डिस्कवरर का नाम आएगा, जिसने भी वो चीज डिस्कवर की होगी। ठीक है, तो बायनॉमिनल में पहला क्या हो गया? जीनस। दूसरा क्या हो गया? स्पीशीज। जीनस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल वर्ड लेटर से। और स्पीशीज किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। हमेशा बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में जो नाम रखा जाए वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? लैटिन लैंग्वेज में। एंड स्पीशीज के बाद अगर कोई तीसरा नाम है तो वो किसका होगा? हमेशा साइंटिस्ट का, जिसने वो चीज डिस्कवर की होगी। चौथा रूल, अगर आप किसी बुक में कोई भी बॉटनिकल या कोई भी जूलॉजिकल नेम देखते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी नाम प्रिंट में देखते हैं, कहीं भी क्या है? प्रिंटेड है, किसी बुक में देख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, अगर आप कोई भी जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम प्रिंट में, तो वो हमेशा कैसा होगा? इटैलिक वे में। किसमें होगा? इटैलिक्स में होगा। थोड़ा सा तिरछा लिखा होगा, इटैलिक्स में होगा। लेकिन अगर ये हैंड रिटन है, हैंड रिटन है, मतलब आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, आप अपनी फाइल में लिख रहे हैं अगर कोई जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम, तो हमेशा जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम में बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में आप क्या करेंगे? नाम को अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। क्या करेंगे आप? इसे सेपरेटली
अंडरलाइन करेंगे, मतलब अलग अलग लाइंस खींचेंगे इनके नीचे। ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके ही हमेशा कोई भी बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम रखा जाता है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में। बहुत काम के रूल्स हैं, पूरी जिंदगी आपके काम आने वाले हैं। आप जूलॉजी पढ़े, आप बॉटनी पढ़े, आप बीएससी करें, आप एमएससी करें, ये जो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे और आगे तक आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। ये जो रूल्स हैं इसके हिसाब से आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो आपकी बुक में भी दे रखा है, यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब मैंजीफेरा क्या है? मैंजीफेरा क्या है? जीनस नेम है। इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है। एंड लिन क्या है? लिन मतलब लीनियस ने दिया था मैंजीफेरा इंडिका, तो ये क्या है? साइंटिस्ट नेम है, डिस्कवरर का नाम है। अब आप ध्यान से देखें तो जीनस नाम क्या है? मैंजीफेरा। इसे मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है एंड इसे हैंड रिटन से अंडरलाइन किया है। इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, प्लस इसे भी मैंने अंडरलाइन किया है। एंड स्पीशीज के बाद में किसका नाम है? डिस्कवरर का नाम है, यानी कि साइंटिस्ट का नाम है, जिसे हमने अंडरलाइन किया है लिन लिख के। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है डिफाइनिंग फीचर्स, जिसमें हमने सीखा है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, एंड हमने सीखा है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल की, जितनी भी प्लांट की, माइक्रोब्स की स्पीशीज प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में हम बोलते हैं जैव विविधता। एंड देन हमने सीखा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना एंड उसको क्लासिफाइड करना, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। किसने दी थी? कार्लस लिनियस, जो टैक्सोनॉमी के भगवान कहे जाते हैं। देन हमने सीखा बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, इसके रूल्स सीखे एंड इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल सीखा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे की पढ़ाई के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।